बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। आज दो मोतबर शख्सियात अपनी अपनी फील्ड की माहिर मेरे साथ हैं। नासिर शिराजी साहब हेड कर रहे हैं पाकिस्तान एंड गल्फ स्टडीज सेंटर को, और इस्लामाबाद बेस्ड ये थिंक टैंक है, और मिडल ईस्ट एंड गल्फ को बहुत अच्छा समझते हैं। दूसरे डॉक्टर हसन जफर साहब। डॉक्टर हसन जफर साहब को फेडरल पोस्ट के ऊपर भी आप देखते हैं, मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, उस पे मुख्तलिफ मौजुआत पे बहुत अच्छी एनालिसिस देते हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर शिराजी साहब और डॉक्टर हसन जफर साहब, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक जनरल मोहम्मद अली अल हदीद का तैयारा क्रैश करना, इसका इम्पैक्ट मिडल ईस्ट पे क्या आएगा। दूसरा, इसराइल का ईरान के हवाले से धमकी देना, और फिर ये कहना कि अमेरिका भी इस को देखे, और स्टॉक पाइल दोबारा जमा हो रहा है, मिसाइल्स का न्यूक्लियर डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। और फिर इसके साथ साथ एक बड़ी की डेवलपमेंट और हुई है मिडल ईस्ट में, और वो की डेवलपमेंट ये है कि जो अफगानिस्तान के मामले में जो यूएई का किरदार है, वो बड़ा अहम है। उसको हम किधर प्लेस करेंगे, और यूएई के प्रेसिडेंट साहब तशरीफ ला रहे हैं 26 तारीख को। इसके साथ साथ नई डेवलपमेंट ये है घंटा पहले की, कि टर्की की हाई मिलिट्री कमांड जो है वो आ गई है तेहरान के अंदर, बातचीत हो रही है, और इसराइल के मौजू के ऊपर बातचीत हो रही है। और साथ में पेंटागन ने ये दे दिया है कि जनाब 36 J-10C पाकिस्तान को चाइना ने दे दिए हैं, और 40 J-35 भी देने लगा है। 2030 के अंदर चाइना के पास 1000 न्यूक्लियर वॉर हेड्स होंगे, और 6 न्यूक्लियर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, और 2027 में ताइवान जो है उस पर कंट्रोल कर लेगा चाइना। और फिर साथ में इन सारी डेवलपमेंट्स को अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में रखें, ये जो नई अमेरिका की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने दो की कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। 5 कोर स्ट्रेटेजी, यूएस, चाइना, रशिया, जापान एंड इंडिया, और फिर उसके साथ साथ रीजनल चैंपियंस का कॉन्सेप्ट। और इसी तनाजुर में फिर आप वॉशिंगटन पोस्ट और फाइनेंशियल टाइम्स की आप स्टोरीज पढ़े फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में। तो मेरा ख्याल है इन डॉट्स को हम कनेक्ट करें तो इसराइल ड्रैग करना चाहता है अमेरिका को एक और मैच की तरफ। अमेरिका ड्रैग नहीं होना चाहता, लेकिन तब्दीलियां बहुत बड़ी रूनुमा हो रही हैं। मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स कहाँ होगी, बिकॉज मिडल ईस्ट, यूरेशिया, फार ईस्ट एशिया, ये की हैं इस वक्त एरिया जहां पे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स हो रही है। और किसी हद तक आप जाएं अमेरिकन बैकयार्ड में, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर गेम चल रही है। नासिर भाई, पहले आपकी तरफ आना चाहता हूं कि लिबिया के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि बड़ा एक तरक्की याफ्ता खुशहाल मुल्क, और 2011 के बाद दो हिस्सों में डिवाइड होना, सिविल वॉर होना, और फिर एक दफा फिर यूनिफिकेशन की कोशिश, और फिर जनरल मोहम्मद अली अल हदीद के तैयारे का क्रैश होना। अलबत्ता पूरे लिबिया ने सोग मनाया है, अपोजिट पार्टी ने भी उसे सोग में कन्वर्ट किया है। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, और यूएई के किरदार को, और साथ में थोड़ा बताइएगा कि ईरान इजराइल वॉर की क्या पोजीशन है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज ने काफी बड़ा जो है ना वो ग्राउंड ओपन किया है डिबेट के लिए। तो लेट्स बिगिन विद, मेरा ख्याल है जो ईरान अमेरिका वाली बात है वो उससे स्टार्ट लेते हैं, और फिर मैं लीबिया को थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ। आपने दुरुस्त कहा है। मेरी चूंकि इन गुज़िश्ता चंद दिनों में जो ईरान के टॉप डिप्लोमेट्स यहाँ तशरीफ लाए, तो उनके साथ जो गेट टुगेदर्स थी मैं उसमें शामिल था, जिनमें एक जो है वो बाकिर कालीबाफ थे, और दूसरे जो है उनके सुप्रीम लीडर के जो मुशावर थे वो थे लारीजानी। तो अपेरेंटली ये बिल्कुल नजर आता था कि अगरचे उन्हें इस बात की तो वो थी कि हमने मिसाइल पावर के जरिए से इसराइल को शिकस्त दी है, और ये भी था कि इसराइल ने अपने डिफेंस का मैक्सिमम यूज किया है। यानी उनके पास अपने पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तीनों वो मिला के, जो रीजन के अंदर है वो मिला के, और फिर अमेरिका का जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो इस वक्त मैक्सिमम अवेलेबल अमेरिका के पास है यानी थर्ड, वो मिला के ये सारे सिस्टम एक्टिवेट होने के बावजूद तो ये उनके पास मैक्सिमम था। लेकिन ईरान को ये यकीनी था कि इसराइल जो है वो अब निचला नहीं बैठेगा। कई बार जो है वो ईरान की तरफ से हुआ है, बिलखसूस ये टीओआर में शामिल था
कि आखिरी अटैक जो है वो ईरान करेगा, चूंकि जो ओपनिंग है वो इसराइल ने की थी, और उसमें बेरशिबा और इन इलाकों में हमले बहुत हुए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप याद करें जो JCPOA हुआ था, तो उसको जो नॉल एंड वाइड करने में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किरदार अदा किया, तो उसमें बुनियादी एतराज इसराइल को यह था कि इसमें न्यूक्लियर कैप तो है, लेकिन इसमें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई चेक जो है वो नहीं है, और वो हमारे लिए एक रियल थ्रेट है। तो ये इसराइल ने ऑफिस अपना एतराज नोट, उसी की बेस के ऊपर ये खत्म हुआ, क्योंकि ईरान उसको रीनेगोशिएट नहीं करना चाह रहा था। अब मसला ये है कि अब उन्होंने ईरानी मिसाइल थ्रेट्स को जो है वो देख लिया है। पहले तो वो अंडर, अब उन्होंने देख लिया है फिजिकल डेप्थ, उन्हें अंदाजा है कि ईरान बहरहाल एक बड़ा ह्यूज कंट्री है, और ईरान के पास जितनी एक्सेसेस है वो एक लंबी जंग रन कर सकता है। तो ईरान भी, इसमें कोई शक नहीं है, मेरी कैलकुलेशन ये है कि ईरान भी एक नई जंग के लिए भरपूर तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इसराइल मिस कैलकुलेट करता है और अमेरिका के साथ मिलकर कभी भी एडवेंचर कर सकता है और काबिल एतमाद नहीं है। और इसराइल जो है वो ये समझता है कि वो अकेले बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। और जो क्वेश्चन खड़ा हो गया है, इसराइल की जो मिथ ब्रेक हुई है वो तो ईरानी मिसाइल से हुई है, और उनके तमाम स्ट्रेटेजिक एसेट अटैक हो गए हैं। तो वो समझते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करके वो कोई नया इंटरेस्ट, नया जो ईरान के अंदर अपना मकसद अचीव कर लें। इस पे दो और दो चार कंक्लूड करूं, तो मेरे लिए कोई कैलकुलेशन इस वक्त इसराइल के लिए ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद पे इसराइल को एक नई जंग में जाना चाहिए। वो जंग हर एतबार से इसराइल के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और ज्यादा डिवास्टेटिंग होगी, और ईरान उसके अंदर ज्यादा मेजर बेनिफिशियरी के तौर पे इमर्ज करेगा। ये टाइम ना इसराइल को सूट करता है, और ना ही इसराइल जो है इस वक्त एक नई जंग का मुतहम्मल है। अभी आपके इल्म में है कि 40,000 एप्लीकेशन इसराइल में जो ईरानियन मिसाइल के नतीजे में होने वाले डैमेजेस हैं उस पर जारी हुई हैं। अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने दोबारा वाइजमैन इंस्टीट्यूट का विजिट, एक ईंट भी दोबारा नहीं रखनी शुरू। आप एक नई जंग के हो जाएं, तो अभी तो आपने को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी गजा खत्म नहीं हुआ है, लेबनान की बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल एक दोबारा क्योटिक सिचुएशन है, दोबारा जो है वो एक वार टाइम सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है हिजबुल्लाह की डिसआर्मामेंट की, जो इसराइल ने प्रेशर दिया हुआ थ्रू अमेरिका। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त इसराइल जो है वो इन जगहों के और इन इश्यूज के होते हुए ईरान के साथ डायरेक्ट एक वार में जाएगा। लेकिन मिस कैलकुलेशंस आर ऑलवेज देयर, और ऐसी कोई मिस कैलकुलेशन जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी इसराइल के लिए। जो दूसरी बात आपने की, खास भाई थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा, थोड़ा सा मुख्तसर सा, मैं ये इसलिए इंटरप्शन कर रहा हूँ कि जो नेतन्याहू साहब हैं वो ताकत में रहना चाहते हैं, उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इसराइल का, अगर ये नहीं होता तो उस सूरत में जो उन्होंने मेजर इल्जाम लगाया कि अब भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं रीजन के अंदर, ईरान उन्हें दोबारा रीबिल्ड कर रहा है। जी जी बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, अब आप ग्रेटर इसराइल की बात करें तो आप मुझे खुद बताएं कि अगर ये स्टेबलाइजेशन फोर्स जो उन्हीं के कहने पे बन रही है, ठीक है, अगर इस स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान समेत बाकी कंट्रीज आ जाते हैं, मैं अभी उसके दीगर पहलुओं की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा? एक इंटरनेशनल फोर्स ऑन द बॉर्डर ऑफ इसराइल खड़ी हो गई, और इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं या फलस्तीन की जो है वो एक बाउंड्री मार्क होना स्टार्ट हो जाएगी, या कम से कम एक चेक खड़ा हो गया इसराइल के एक्सपेंशन के ऊपर या एनेक्सेशन के ऊपर। ये तो खुद इसराइल के लिए एक प्रॉब्लम, यानी ये उनके लिए विन विन सिचुएशन नहीं है, ये उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन है जिसके नतीजे में उन्हें एक इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा। तो ग्रेटर इसराइल कहां से होना है? या फलस्तीन को ऑक्युपाई करने से होना है, या लेबनान को ऑक्युपाई करने से होना है। और लेबनान में जो सिचुएशन है, मैं समझता हूं कि लेबनान की गवर्नमेंट बिल्कुल इस कैपेबल नहीं है कि वो डिसआर्मामेंट कर सके, और अगर वो नहीं कर सकेगी, जो अभी ताजा फैक्ट फिगर, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो खुद इसराइल के अपने ऑफिशियल चैनल से और अमेरिका के बड़े जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने कहा है कि इस वक्त हिजबुल्लाह उसी पोजीशन पे चली गई है जिस पोजीशन पे वो 7 अक्टूबर से पहले थी, यानी वो उतने ही दोबारा उन्होंने अपने आप को रीग्रुप और रीआर्म कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि वो भी एक नई जंग के लिए पूरे तौर पे जो है वो आमादा है। तो ये बात दुरुस्त है। इस सारी सिचुएशन में इसराइल के पास बेचने के लिए क्या है, अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए क्या है? उस पैनिक कैफियत से जिसकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो गई है। अभी इकोनॉमिक सूरत हाल, पहला जहाज 288 का फिगर है जो हौसियों ने जो है वो अटैक किए हैं,
पहला जहाज अभी गया है इलाद की बंदरगाह के ऊपर, जो रेड सी के जरिए से जाता है। तो अभी तो इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसे सिर्फ स्टेबल होने में भी बड़ा टाइम लगेगा, ग्रो करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो है इसराइल इस तरीके से सिर्फ पंप करके उसकी इकोनॉमी को एक सस्टेन करना, ये अनलिमिटेड नहीं चल सकता उस अमेरिका के लिए जो खुद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट के अपने बर्डन के अंदर है और अपने प्रेशर के अंदर है। तो ये एक तो ये पहलू आप जेहन में रखें कि बात ये दुरुस्त है जो दोनों बातें इसराइल ने की है, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब भी कर्टेल होता नजर आ रहा है, और वो जो एंटी इसराइल एलिमेंट्स है रीजन के अंदर वो दोबारा एक्टिवेट हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त इसराइल के अंदर की जो फॉल्ट लाइंस है, बिलखुसूस आप हरीदियों की बात करें जो 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है और उनके साथ शदीद अभी एहतजाज हुआ है, उनका एक बंदा भी आर्म फोर्सेस के अंदर नहीं गया। 20% अरब है, तो 34% तो फोर्सेस का पार्ट ही नहीं बन रहा है। अब बाकियों के अंदर से आप खुद बताएं कि वो जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, और 65 का डाटा इसराइल ने जारी किया है जिन्होंने इस जंग बंदी के बाद से लेके अब तक जो है वो सुसाइडल अटैक लिया है खुद से इसराइली और पर्सन। तो ये खुद एक बहुत बड़ा फिगर है, उस पैनिक को जो है वो इंडिकेट करता है जो उनकी फोर्सेस के अंदर है, और वो दोबारा इस तरह के एडवेंचर की पोजीशन में नहीं है। लेकिन आपने दुरुस्त कहा, नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल ये है कि वो कंटिन्यू करे, वो, और अगर वो कंटिन्यू करना वो जेल जाता है। और उसके लिए अभी उनके पास जो रास्ता आ गया है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उसने लेटर लिखा है इसराइल के प्रेसिडेंट को इसके लिए कि इनको जो है वो आप माफी दे दें। और उसने ये कहा है कि ये माफी मैं उस वक्त दे सकता हूं जब मुझे ये एप्लीकेशन नेतन्याहू की तरफ से आएगी, मैं आपका रिगार्ड करता हूं लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए। तो उसके पास अथॉरिटी है, इसका इम्कान मौजूद है कि जब ये कोई और रास्ता नहीं बचेगा तो वो इस तरीके से उसको बचाएंगे। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर वो माफी ले लेते हैं तो फिर उनके लिए पॉलिटिकली कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं रहेगा। अच्छा ये डॉक्टर इसको हसन को भी ले लेते हैं गुफ्तगू में। डॉक्टर हसन, ये बताइएगा, तुर्किया की लीडरशिप इस वक्त बैठी है तेहरान में, और हम्म। तुर्किया के स्टेक्स जो है वो आपको नजर आते हैं इनफैक्ट लिबिया के अंदर भी। और तुर्किया की फोर्स पे इसराइल को बहुत बड़ा एतराज भी है कि जनाब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में ये ना हो। और वो गुफ्तगू भी करने आए हैं तेहरान में, जो कि बज़ाहिर इसराइल के खिलाफ है। और चूंकि उसकी एक वजह इससे भी आप लिंकअप कर सकते हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीस और टर्क इसके साथ क्या नाम है जो साइप्रस, उनके वज़रा आज़म के साथ और प्रेसिडेंट के साथ खड़े होके टर्की को एक मैसेज दिया था। तो आपको लग रहा है कि ये अब एक किस्म की पार्टीज बिल्कुल वाज़े नजर आ रही हैं? यस डॉक्टर मुनव्वर, थैंक यू। पार्टीज वाज़े नजर आ रही हैं और पार्टी हमें समझ भी आ रही है कि क्या डायरेक्शन है। एक हफ्ता पहले की खबर देखते हैं। एक हफ्ता पहले इंडिया के नरेंद्र मोदी गए जॉर्डन, वहां से इथियोपिया, ओमान, ये 3 मुल्कों की लोकेशन देखें। एक जगह पे सूडान का नेबर इथियोपिया, जहां पे यूएई कार्रवाई कर रहा है या करवा रहा है। इसराइल कार्रवाई कर रहा है सीरिया के अंदर, उसका नेबर जॉर्डन। यमन में सऊदी अरब, ईरान और यूएई अगेन, उसका नेबर ओमान। तो इन मुल्कों में हुआ तो कुछ नहीं। जहां ये गए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने प्राइम मिनिस्टर जाता है किसी मुल्क में, ये वहां बायलेटरल ट्रेड के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन करके आ गए। डज इट मेक सेंस, और वॉज देयर समथिंग एल्स? नरेंद्र मोदी किसके साथ जुड़े हुए हैं? इसराइल के साथ, सऊदी अरब के साथ और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टू मेक थिंग्स क्लियर नाउ। तुर्किया और इंडिया के मामलात बहुत खराब हैं। जब से उन्होंने पाकिस्तान की मदद की इंडिया के खिलाफ, क्या पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, तो इट मेक्स सेंस नेचुरली कि टर्किश बैठे हुए हैं ईरान में। तो अब अगर आपकी बात सही देखें तो अलायंसेस और लीनिंग्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होती नजर आ रही हैं। अभी थोड़ा और आगे चलेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी कौन का। अभी जो डेक्लेरेशंस तो आनी बाकी है ना, अभी तो पोस्चरिंग हो रही है। तो पोस्चरिंग क्या है?
हम डिस्टेंस कर रहे हैं, किस मुल्क से हमारा फासला बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, या खामोशी छा रही है। फील्ड मार्शल साहब गए लिबिया, अगेन अफ्रीका। तो इसका मतलब है कि ये इलाका जो है ये एक सेंट्रल हैसियत इख्तियार कर रहा है सबके लिए। मिडल ईस्ट, अफ्रीका, सूडान, इथियोपिया, लिबिया, यहां पे क्या हो रहा है? हमारे को बहुत हाई स्टेक्स तो नहीं, बट लिबिया ऑर्डर 4.2 और 4.6 बिलियन डॉलर्स की डील JF-17 के लिए और दूसरे वेपन्स के लिए पाकिस्तानी में। इट्स अ बिग डील फॉर अ कंट्री ऑफ पाकिस्तान साइज, इन द सेंस के जितनी हमारी डिफेंस प्रोडक्शन है, तो 4-4.5 बिलियन की डील बहुत अच्छी डील है। अफ्रीका के अंदर ज्यादा स्टेक्स किसके हैं? चाइना के। पाकिस्तान ज्यादा किसके क्लोज, किसके है? चाइना के। चले अमेरिकन के साथ थोड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन अलायंसेस तो समझ में आ रहे हैं ना कि कौन किधर मूव कर रहा है। तो अभी हम हतमी तौर पे नहीं हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी कोई डेक्लेरेशंस नहीं आए कि वी आर स्टैंडिंग हियर, ये हमारा अलायंस है, हम उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और ईरान के भी मामला ठीक हो रहे हैं, गर्मजोशी आई है मामलात में, मिलना जुलना बढ़ा है। लेकिन आर वी स्टैंडिंग विद ईरान अगेंस्ट ईरान्स एनिमीज? रशिया और ईरान का जो पिछले साल 17 जनवरी को या 21 जनवरी को जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था, इसी साल 2025, उसकी एक शिट बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डिफेंस डील है उसमें यह है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला समझा जाए। इसका एक बिल्कुल एक मिरर इफेक्ट है वहां पे कि हमारी जंग की सूरत में, किसी भी जंग की, यानी ईरान और इसराइल की जंग होती है, तो रशिया ईरान की मदद नहीं, सॉरी, रशिया इसराइल की मदद नहीं करेगा। यूक्रेन और रशिया की जंग होती है तो ईरान यूक्रेन की मदद नहीं करेगा। यानी हम एक दूसरे की दुश्मन की मदद नहीं करेंगे। ये उसमें है, मेरे ख्याल ये उसका चौथा या पांचवा आर्टिकल है, वो जो उनकी ट्रीटी है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। दूसरी जो शाम को हमारी डिस्कशन हो रही थी आपके साथ, ये जो यूक्रेन की सूरत हाल है, उसमें भी ईरान का कहीं ना कहीं नाम आ रहा है कि रशिया के साथ वो कहीं खड़े होंगे जाके, या हो रहे हैं, या उसकी इंडिकेशंस हैं एटलीस्ट। अभी ये बात खुल के तो नहीं हुई है, लेकिन ये खबरों में इसकी इंडिकेशंस मौजूद है कि ईरान ने कोई, आप कह रहे हैं कि ईरानी फौजी जाके खड़े हो जाएंगे जैसे नॉर्थ कोरियंस के? वी डोंट नो, लेकिन नॉर्थ कोरियंस तो गए हैं। क्योंकि देखें, जिस थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है उसमें सबसे बड़ा क्राइसिस क्या आएगा? ह्यूमन क्राइसिस आएगा ना। कितने सोल्जर्स अवेलेबल हैं लड़ने के लिए दोनों साइड से? 1,60,000 की फोर्स है IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स जो है। अभी तक इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये तो कहीं जाते हैं गुंडागर्दी करके, मतलब हल्के लाइट आर्म्स में होते हैं ना, जो गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं, किसी के पास क्लाशनकोव है, किसी के पास कोई ऐसी लाइट वेपन्स के इनके मुखालिफिन के पास होते हैं, और ये हैवी टैंक्स ले जाके, हैवी आर्टिलरी ले जाके उनके साथ तो मुकाबला तो कभी नहीं हुआ इनका इसराइली फोर्स का। वी डोंट नो, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अगर नासिर साहब बता दें या आप बता दें, कभी ऐसा हुआ ना इनकी एयरफोर्स के किसी एयरफोर्स से। तो ये जो जून में हुआ था, ये फर्स्ट टाइम था कि इसराइल को पलट के किसी ने जवाब दे दिया। दोनों तरफ मिसकैलकुलेशंस थी, इंडिया की तरफ भी इसराइल का भी ख्याल था कि ये पलट के नहीं मारेंगे, इंडिया का भी ख्याल था कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। हैरान हो रहे थे मोदी, हम ही पे वार कर अटैक करके, हम तो एक नेकी का काम करने गए थे, पुण्य का काम करने। तो मतलब लुक एट द
सिचुएशन, इसका मतलब है कि चीजें अभी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी। इसलिए मैं जरा एहतियात से बात कर रहा हूँ। अभी नहीं आई हैं, लेकिन जो इंडिकेशंस है उनसे देखें तो आपकी बात दुरुस्त है कि अभी ये फॉर्म हो रहे हैं। रशिया, ईरान, पाकिस्तान, टर्की का तो खैर ऑलमोस्ट है, एक अलायंस ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड है ना। तो देख लीजिए डिक्लेयर्ड अलायंसेस कहां कहां पे है। पाकिस्तान सऊदीया का में डिक्लेयर्ड है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है जी। टर्की पाकिस्तान का कागज नहीं लिखा हुआ लेकिन डिक्लेयर्ड है। पाकिस्तान चाइना का लिखा हुआ लेकिन डिक्लेयर्ड है ऑलमोस्ट। ये तो खैर आउटराइटली डिक्लेयर्ड है। चाइना पाकिस्तान, टर्की पाकिस्तान आउटराइटली डिक्लेयर्ड नहीं है, कागज में नहीं लिखा हुआ लेकिन डिक्लेयर्ड है। पाकिस्तान कागज लिखा हुआ है लेकिन वी डोंट नो कि कितना डिक्लेयर्ड है। सो कहीं एम्बिग्विटीज हैं, कहीं क्लैरिटी है। इस तरह ईरान का देख लें किस किस के साथ डिक्लेयर्ड है। रशिया, ईरान डिक्लेयर्ड है। ईरान पाक खामोशी है, नथिंग इज डिक्लेयर्ड, लेकिन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है सर। तो इस ये सूरत हाल है। ठीक है डॉक्टर आगे साहब, चल के ये देखते बड़ा हैं। इम्पोर्टेंट आई पॉइंट होप आपने कि रेज आपके किया। सवाल के जवाब में मैंने कोई पोजीशन लेने की कोशिश नहीं की। नहीं आई नहीं, जस्ट आपने ट्राई। बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने उसको एक्सप्लेन किया। नासिर भाई, अगर डॉक्टर हसन जफर की हम बात को उठाएं, तो जो माजी में मिडिल ईस्ट में गल्फ के अंदर डिफरेंसेस नजर आते थे, वो मुझे लगता है कि कई अंडरस्टैंडिंग है। यानी सऊदी अरब, ईरान, टर्की, पाकिस्तान बजाय एक तरफ नजर आ रहे हैं, और यूएई थोड़ा सा डेविएट कर रहा है। वो ट्रेंड थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और मेरे ख्याल में उसी को ही काउंटर करने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब लीबिया चले गए, और अफ्तार सार के साथ जो डील हुआ है $4.6 बिलियन की बात कर रहे थे, ताकि उनके इन्फ्लुएंस से निकाल के इसे किया जाए। बिकॉज कहा यह जा रहा है कि यूएई का जो किरदार सूडान, यमन और फिर अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले से है, वो पाकिस्तान के मफादात के थोड़ा मुखालिफ है। हालांकि यूएई को हम दूसरा घर समझते हैं, अच्छे खासे पाकिस्तानियों की वहां इन्वेस्टमेंट है, और $8 बिलियन रेमिटेंसेस सालाना आते हैं हमें वहां से। नासिर शिराज साहब। जी जी। देखिए, यूएई के साथ जो पाकिस्तान की आप कह लें कि एक अनअनाउंस्ड किस्म की डिस्टेंस स्टार्ट हुआ है, और उसका इम्पैक्ट आपने बिलखसूस ये वीजा रजीम के ऊपर आपने देखा कि पाकिस्तानियों के लिए वीजे तकरीबन बंद हैं, जबकि वो एक हमारा बिजनेस हब था। तो उसमें ये एक्नॉलेजमेंट के बाद ज्यादा हुआ है। और जब रिकग्निशन के नतीजे में इसराइल अपने तमाम तर पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑपरेटर्स के साथ यहाँ पर आया है ना, तो पाकिस्तान और उनके दरमियान एक अनअनाउंस्ड डिस्टेंसेस और फासले आना शुरू हुए हैं। ये उसकी एक वजह सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील और सऊदीया की जो F-35 वाली डील है, उस पर आप कह रहे हैं? ना, मैं ये कह रहा हूं कि यूएई ने जो इसराइल को रिकग्नाइज किया, उसके नतीजे में यूएई ने इसराइल को एक्सेस दे दी है अपनी सरजमीन के। हम्म। और अब इतना क्लोज पाकिस्तान कभी तसव्वुर नहीं करता था कि इसराइल फिजिकली बैठा होगा, जितना वहां के जरिए से अब इसराइल फिजिकली बैठ गया है, जबकि उसने पाकिस्तान और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने क्लियर कट टारगेट्स में एलेबरेट करके बयान किया हुआ है नेतन्याहू ने बिलखसूस। तो एक प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान जो थोड़ा बहुत फासले आए हैं ना, वो अनअनाउंस्ड हैं, लेकिन वो आने की जो पीरियड है, वो पीरियड इस एक्नॉलेजमेंट के बाद स्टार्ट हुआ है। मैं ये कनेक्शन आपको दे रहा हूं कि जिसके नतीजे में फिर पाकिस्तान का जो टिल्ट है, चूंकि रीजन के अंदर डिफरेंसेस दोनों के एग्जिस्ट करते हैं। यूएई एक इकोनॉमिक राइवल है इस वक्त केएसए के मुकाबले में, और केएसए जो है वो बहुत सारी चीजें टेक ओवर कर रहा है। जैसा कि उन्होंने अभी कहा है कि तमाम इस रीजन के अंदर जो मेगा कंपनीज हैं, अगर वो अपने हेडक्वार्टर रियाज में नहीं रखेंगी तो केएसए उनको फंक्शन करने की इजाजत नहीं देगा। इसका मतलब है कि उन्हें अपना हेडक्वार्टर यूएई से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि ये राइवलरी हमें अभी यमन के अंदर नजर आई, जिसमें इन दोनों की प्रॉक्सीज जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर पैकार नजर आई हैं। तो ये वाजे तौर पे है। और फिर सऊदी अरब ने अपने आप को पाकिस्तान के साथ नथी किया है इस एग्रीमेंट के तहत। तो ये एक दूसरी बात मैं आपके लिए ओपन करता हूं, और ये एक डिबेट है, डॉक्टर हसन जफर साहब भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
अमेरिका ने इस रीजन पूरे, में मीना रीजन की बात कर रहा हूं, अब मैं मिडल ईस्ट के साथ नॉर्थ अफ्रीका को कनेक्ट कर रहा हूं। ये जो बड़ा ग्रैंड रीजन है, इस रीजन के अंदर पहले अमेरिका का अंदाज होता था कि वो शाह ऑफ ईरान के जरिए से रीजन के अंदर अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखता था। अभी हुआ यह है कि अमेरिका की डिपेंडेंस रही है केएसए के ऊपर, चूंकि वो बड़ा मुल्क है, रिसोर्स भी है, पॉपुलेशन भी है, जियोग्राफी भी है। लेकिन यूए केएसए जीसीसी के अंदर भी अपनी जो है वो पावर मेंटेन नहीं रख सका और क्वेश्चन हुआ है। कतर के मामले में आप देखें, 3 साल 3.5 साल इनका आपस में वो हो गया, उसको बाकायदा तौर पे इन्होंने उसका मुहासरा कर दिया। यूएई के साथ डिफरेंसेस मैंने अभी आपको बयान किए, जो अभी यमन के अंदर वाज़ेह तौर पे एक वारफेयर की शक्ल में जो है वो नजर आ रहे हैं। और इसके नतीजे में ये दो कंट्रीज ही आपके वो है, बहरीन तो कोई इस तरह वो है नहीं, और ना ही पॉलिटिकली एक्टिव है कुवैत। तो अमलन आप देखें कि वो इधर भी अपने मफादात को भी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाया, तो सजा ये कि अमेरिका के इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सके। कोई ऐसा कंट्री है कि जिसके पास मैन पावर भी हो, मिलिट्री भी हो, अथॉरिटी भी हो, और वो जो है रीजन के अंदर एक जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सके? तो मैं समझता हूँ ये पोजीशन विल टू फाइट भी उसमें ज्यादा जरूरी है। हथियार हो हथियार, जी और जी, सब कुछ हो, अगर विल टू फाइट नहीं है सऊदी, एग्जैक्टली। इफ यू अलाउ मी टू इंसर्ट वन थिंग, सऊदी फोर्सेस में विल टू फाइट नहीं है। नहीं, बिल्कुल है नहीं। वो तो हम बात का मजाक करते हैं, मैं आपके सामने करता हूँ। वो तो चाहते हैं कि एयर कंडीशन मोर्चे हों और मोर्चे भी डिजिटल हों, और डिजिटल। इट्स नॉट इवन अ जोक शराजी साहब, इन्हें पाकिस्तान खालिद टैंक इसलिए पसंद नहीं आए थे कि वो एयर कंडीशनर नहीं थे उसमें। ये कुछ 20 साल पुरानी बात है। हाँ जी। तो अब ये पोजीशन जो है ना, गल्फ के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर किसी एक कंट्री के पास नहीं है। अब आप देखें कि एक लाइन के अंदर आपको नजर आता है पाकिस्तान और अमेरिका, और अमेरिका और पाकिस्तान की इस वक्त टॉप लेवल के ऊपर जो है वो इदारों से हटकर हो गई है, यानी पाकिस्तानी लीडरशिप और अमेरिकन लीडरशिप ये डायरेक्टली इन लिंक हैं। और अब आप देखें कि लीबिया को अब आप इस निगाह से देखें, लीबिया के अंदर हफ्तार कौन है? हफ्तार 1987 में जो है वो गिरफ्तार हो गया था, और गिरफ्तारी होने के बाद 3 साल बाद 1990 में उसको अमेरिका ने वहां से प्रिजनर के तौर पे, प्रिजनर ऑफ वार के तौर पे वहां से ब्रूंडी से वो रिलीज करवाया। वहां से रिलीज करवाने के बाद वो अमेरिका ले गए और 3 साल अमेरिका में रहे, जिसके बाद उनको अमेरिकन नेशनल किया गया। यानी ये सारा पीरियड वो है जिस पीरियड में वो लीबिया की हुकूमत को चेंज करने के लिए अमेरिका के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। और उसके बाद उनको जब वापस लाया गया, तो लीबिया, आप देखें कि लीबिया के अंदर 2 इलाके बन गए, उसकी भी मैं डिटेल की नहीं, लेकिन जिस एरिया को ये देखते हैं, जो एलएनए का ये लिबियन नेशनल आर्मी वाला एरिया है, वो बेनगाजी है। ये डिफेक्टो तो एक एरिया के रूलर हैं, लेकिन ये डिजोरे नहीं है। यूनाइटेड नेशन जिसको तस्लीम करती है वो जीएनयू है, यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी। वो त्रिपोली बेस्ड है, वो कैपिटल बेस्ड है, जो पहले से कैपिटल एग्जिस्ट करता है, वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहीं पे है, उनका सारा स्टेट स्ट्रक्चर वहीं पे है। तो पाकिस्तान ने कहां जाके किसके साथ नती हुआ है, ये अब आप देखें। पाकिस्तान इजिप्ट को मैनेज कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के एक टॉप एडवर्सरी यानी ईरान के साथ भी एंगेजमेंट किए हुए, और यहाँ पे भी उसने अपनी पावर जो है उसको शो ऑफ किया है। पाकिस्तान जो है वो केएसए के साथ एग्रीमेंट के अंदर जाता है, और अभी कल जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट साहब जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो पाकिस्तान अब इस रीजन के अंदर अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करके एक बड़ा रोल जो है वो नजर आ रहा है कि प्ले करने जा रहा है। और अब आपको पाकिस्तान के साथ जो प्रो अमेरिका पावर्स हैं वो लिंक होती और सिंक होती नजर आएंगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त रीजनल मैनेजमेंट की, जो अमेरिका के जरिए है। और उसमें अमेरिका के जो बड़े एडवर्सरीज हैं वो चाइना और रशिया है। और अब आप, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बयान किया कि अफ्रीका के अंदर चाइना कहां खड़ा है, और चाइना के मफादात के मुकाबले में जो है वो कैसे उसको हिट किया जा सकता है, ये चीज अभी आपको सूडान में नजर आएगी, क्योंकि वहां पे रेयर अर्थ है। ये चीज अभी आपको जियोग्राफिकल अगर हम बात करेंगे तो ये अब आपको इथोपिया के अंदर नजर आएगी, जहां अभी इशू स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो इरिटेरिया है, एक तरफ इथोपिया है, सोमालिया है, और ये वो एरिया है कि जो दूसरी तरफ, एक तरफ तो यमन है ना, दूसरी तरफ ये 3 है। और फिर आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में, बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उसको लैंड लॉक किया गया है। और अगर उसकी लैंड लॉक वो पुराना खत्म हो जाए तो वो दोबारा
जो है वो रेड सी तक एक्सेस क्रिएट कर लेगा। तो एक बड़ी सिचुएशन उस पूरे रीजन के अंदर डेवलप हुई है। वहां पे बहुत सारी जगहों पे तकरीबन बगावत की फिजा है, और अभी इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया के अंदर एक पूरी जंगी फिजा वहां पर एग्जिस्ट करती है, और उसका अल्टीमेट टारगेट जो है वो बाब मुंदब के नजदीक एरिया का कंट्रोल करना है। और यही वो एरिया है कि जहां पर चाइना के अपने जो है वो बेसिस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर हसन जफर, ये जो नासिर शिराजी साहब ने बात की और जो गुफ्तगू की, जिसके अंदर उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात सबके साथ मैनेज किए, यहाँ तक कि अमेरिकन के साथ भी मैनेज किए, और जो आखिरी उनका थीसिस है वो ये कि प्रो अमेरिकन सारी रिजीम एंड गवर्नमेंट्स पाकिस्तान के साथ सिंक्रोनाइज कर जाएंगी और कर रही हैं, ये उनका थीसिस है कि वो सिंक्रोनाइज कर रही हैं। आप एग्री करते हैं सिंक्रोनाइज कर रही हैं? अगर प्रो अमेरिकन रिजीम सिंक्रोनाइज कर रही हैं तो फिर ईरान तो प्रो अमेरिकन नहीं है, रशियंस प्रो अमेरिकन नहीं है, चाइनीज प्रो अमेरिकन नहीं है, रशिया से भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखें, अमेरिका के साथ तो एक फेज है और ये वक्त के साथ बात तब्दील हो जाएगी, ये परमानेंट नहीं है। अब आज इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज है, दोपहर को मेरी मुलाकात हुई कमर दिलशाद साहब से, जो फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। तो उन्होंने मुशर्रफ साहब के दौर की एक बात उसका तस्करा कर रहे थे। कॉन्डोलीसा राइस आई इस्लामाबाद और इनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। उनके सफीर ने कहा कि वो मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं तो डायरेक्टली नहीं मिल सकता, आपने क्या वजारत खारजा से इजाजत ली है कि मैं उनसे मुलाकात कर लूं? तो उन्होंने कहा कि सुपर पावर्स इजाजत नहीं लिया करती, तो आप खुद, ये अगर आपकी जरूरत है तो आप खुद ले लें इजाजत। कहते फिर मैंने प्रेसिडेंट से डायरेक्टली फोन करके उन्हें बताया कि ये है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप मिल ले जाके। ये सुपर पावर की लैंग्वेज, क्या अमेरिका आज भी यही लैंग्वेज यूज कर रहा है किसी के साथ या आपके साथ? इसका मतलब है आप 9/11 वाली लैंग्वेज याद रखें, इतनी एग्रेसिव, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। यूएई वाले किस बात के ऊपर इतना बढ़ चढ़ के इधर उधर कूद फलांग रहे हैं? ये क्या करने जा रहे हैं? किसके बिहाफ पे ये यमन में कार्रवाइयां करवा रहे हैं? किसके बिहाफ पे ये, इनकी अपनी हैसियत क्या है? किसके बिहाफ पे ये सूडान में कार्रवाइयां करा रहे हैं? इस पे भी तो गौर कीजिए ना। अमेरिका के अलावा और उनके बैकिंग पे कौन होगा? तो अमेरिका की बात सुनना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सऊदी अरब की और जॉर्डन की और यूएई की मोनार्कीज अमेरिकन बैकिंग पे खड़ी नहीं है। अमेरिकन बैकिंग जिस दिन हट जाएगी उस दिन ये सब फारिग हो जाएंगे। वी ऑल नो दैट, इट्स नॉट इवन अ सीक्रेट। डॉक्टर साहब, अमेरिका की तो अपनी बैकिंग अब बैकिंग नहीं रही सर, उसकी तो अपनी बैक कमजोर है। नहीं, अभी भी मैटर किसके लिए करती है? देखिए, अमेरिका का आज भी जो डिफेंस बजट है वो उन्होंने कोई 150 बिलियन बढ़ाया, 850 बिलियन से 1 ट्रिलियन कर दिया है। अखराजात तो बढ़ रहे हैं उनके डिफेंस के, लेकिन क्या वो सुपर पावर स्टेटस है जहां पे उनका कहा काफी होता था? इंडिया पाकिस्तान का मैटर उन्होंने कैसे रिजॉल्व कराया? ट्रेड नहीं करेंगे हमारे साथ। पाकिस्तान की तो छोटी मोटी ट्रेड है, कितना क्या चादरें तौलिए हम भिजवाते हैं अमेरिका, कौन सी क़यामत आ गई थी? असल मसला तो इंडिया का था, जिनके हाई स्टेक्स हैं। उनकी आईटी की एक्सपोर्ट है, उनकी बाकी फार्मास्यूटिकल की थी, और बहुत सी उनकी तो बड़ी मैसिव एक्सपोर्ट थी ना। पैसा तो सिर्फ अमेरिका से ही कमाते हैं। तो इंडियन की मजबूरी है कि अमेरिका की बात सुने। 130 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है सर। हमारी तो मजबूरी, हमारी मजबूरी क्या है अमेरिका के साथ? उन्होंने अब F-16 को अपग्रेड कर दिया कि ये 2040 तक रेलिवेंट रहे। वो हमारा फ्रंट लाइन फाइटर नहीं है F-16। इंडिया के साथ एंगेजमेंट में वो थर्ड लाइन पे था, विच इज अगेन एन एम्बेरसमेंट फॉर द अमेरिकन्स
कि अब हमारा एयरक्राफ्ट आपकी थर्ड लाइन पे आता है, तो उनकी मजबूरी है कि उसे अपग्रेड करें ताकि आप उसे कम से कम सेकंड लाइन में तो लेके आए इन एनी फर्दर एंगेजमेंट। वरना उनके लिए तो बहुत सुक्की की बात है कि भाई उनका F-16 जो है आप थर्ड लाइन पे उड़ाते हैं, आप उसको फ्रंट लाइन फाइटर के तौर पे ट्रीट ही नहीं कर रहे। यू सी, एक्सपोर्ट हमारी कोई है नहीं खास अमेरिका के साथ, वेपन हम लेते नहीं हैं अमेरिका से, 81% हम चाइना से ले रहे हैं, तो 10% अमेरिका से मेरे ख्याल खाली पुर्जे ही आते होंगे ना इन चीजों के, जो पुराना असला है हमारे पास अमेरिका, वो भी ऑब्सोलीट हो रहा है, वो भी और 5-7 साल में वो भी फारिग हो जाएगा। अब तो हमारे पास चॉपर्स भी नहीं है ऑपरेशनल अमेरिकन, वो भी चाइनीज है। सो अमेरिका पे हमारी कोई ऐसी मैसिव डिपेंडेंसी नहीं है सिवाय एक चीज के, एंड दैट इज IMF। IMF उनकी मर्जी से ऑपरेट करता है, वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर अभी उनका कंट्रोल है। जिस दिन हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक होती है या IMF पे डिपेंडेंसी रिड्यूस होती है, इफ नॉट एट ऑल, यानी खत्म नहीं होती है, आउटराइटली रिड्यूस भी होती है, उस दिन वो हमें इतनी बात बताने के काबिल भी नहीं रहेंगे अमेरिकन। सो दिस इज नॉट 2001, उनके लिए आज भी 2001 है मिडल ईस्ट के लिए। अमेरिका का कहा उनके लिए फाइनल वर्ड है, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है अमेरिकन पे, हमारी नहीं करती है। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द सऊदी सिनेरियो एंड आवर सिनेरियो। वो 10-15 साल लगा के तेल बेच के हज उम्रे के पैसे इकट्ठे करके कुछ बैंक बैलेंस बनाते हैं अमेरिकी, कहते हैं लो जी $500 बिलियन का ये सामान खरीद लो, ये पैसे हमें दे दो, वो ले जाते हैं। उनकी मजबूरी है, इसलिए कि वो कायम नहीं रह सकते, उन्हें भी पता है इस बात का। वो तो एक ऑपरेशन की मार नहीं है, एक अपराइजिंग की मार नहीं है, कतीफ के इलाके के अंदर कुछ करा दें जहां पे शिया पॉपुलेशन है, दैट एंड्स द होल गेम। सेम इज द सिचुएशन इन UAE। वो जो नासिर शिराजी साहब बता रहे थे कि नहीं, आप ही बता रहे थे कि $8 बिलियन की रेमिटेंस आती है। सर $150 बिलियन की तो पाकिस्तानियों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, नहीं 150 बिलियन है, 200 है, कितनी है, बाकी चले 150 तो हतमी तौर पे पक्की बात है ना, डिक्लेयर्ड भी है ना, वो ज्यादा है। हाँ, तो मतलब है कि इतना वो पैसा तो स्विस बैंक में, अमेरिका यूरोप में जो अनडिक्लेयर्ड इन्वेस्टमेंट है वो तो चले फिर वो इतनी लंबी स्टोरी में नहीं जाते। जो पैसा रखा हुआ है, जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है पाकिस्तानियों ने सही पैसे से या गलत पैसे से, वो बहस छोड़ दें, खरीदी भी तो है ना। इतना पैसा उठा के UAE से तो स्विस बैंक में रखवा दें, तो जितना पैसा रेमिटेंस में आ रहा है शायद उससे ज्यादा ही आ जाए। तो कोई नहीं, सिंपल मैथ्स करें ना सर, वो कोई मेहरबानी हो रही है हमारे ऊपर। दूसरी बात ये है, मैं आपको बताऊं, मेरी एक साहब से मुलाकात हुई कोई 1 महीना पहले, तो उनका सऊदी अरब में अच्छा खासा कारोबार वगैरह है, सब कुछ, और ताल्लुकात भी है वहां पे बहुत अच्छे। उनका जी सऊदी से कोई उनके ऑफिशियल्स थे, और उनका जी हमें पाकिस्तान से 5 लाख स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। तो पाकिस्तान से 5 लाख स्किल्ड वर्कर्स नहीं जा सके, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स नहीं थे जैसे उनको चाहिए थे, जिस मेयार के चाहिए थे। तो मैंने कहा भाई अगर मुझे ये फैसला करना हो तो मैं तो जो गए हुए हैं उन्हें भी वापस बुलवा, इसलिए वी डोंट नीड इट। ये एक डिसेप्शन है। हमारे पास CPEC में 32 इकोनॉमिक जोन्स थे, 2015 से अब तक 10 साल में 2.5 ऑपरेशनल हुए। अगर हम चले 32 ना करते, 15 कर लेते, 10 कर लेते, तो 5 लाख बंदा स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉय करना कौन सी बड़ी बात है सर। इसका मतलब है इट इज इन समबडीज इंटरेस्ट कि ये ना हो काम। पाकिस्तान मजबूर रहे कि अपनी स्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट करे, हम खुद क्यों नहीं यूज कर रहे उसे। ये कौन सी आपने एक बहुत बड़ी कामयाबी
बता दिए अपनी कौम को कि जी हम हमारे लेबर फोर्स जाती है, वहां से रेमिटेंस आते। ये मॉडल किसने बना के दिया है कि रेमिटेंस पे आपकी इकोनॉमी चलेगी या पूरी स्टेट का कारोबार चलेगा, और उसके बदले में आपकी खारजा पॉलिसी हॉस्टेज रहेगी? ठीक है। जिस दिन हम इस डिपेंडेंसी को और इस सारी नॉनसेंस को रैप अप कर देते हैं, तो हमारी बला से कुछ भी होगा, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। हमारे तो कोई स्टेक्स ही नहीं है वहां। दूसरे, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में पूरा मैथ्स करके बताया था कि सऊदी अरब से एक क्वार्टर की कितने जी पैसे आते हैं वहां से, कोई $3 बिलियन। चलें जी, मिल मिला के कोई 9-10 बिलियन डॉलर या 11-12 बिलियन डॉलर आते हैं। $7 बिलियन का तेल आ जाता है उसमें से वापस, वो पैसे वहां वापस चले गए। हज उम्रे की मद में $5 बिलियन चले जाते हैं। जो आया इस हाथ ले उस हाथ दे, वो वापस हो जाते हैं पैसे। तो हमें तो कोई मतलब, हमारा तो कोई उसमें बैलेंस शीट तो बिल्कुल बराबर हो जाती है सऊदीया से। जो रेमिटेंस आती है वो दूसरे हाथ तक वापस पकड़ा देते हैं, हज उम्रे के लिए और तेल तेल के लिए। हाउ आर वी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप स्ट्रिक्टली इन द मॉनेटरी सेंस? कोई फायदा नहीं है। अपना नासिर शिराजी साहब, ये डॉक्टर हसन जफर ने, ये तो नया एस्पेक्ट है। इनफैक्ट जो सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी है, जिससे आपने आजाद होना है, एमेंसिपेशन लेनी है, वो तो तभी होगा जब अपने इकोनॉमिक जोन्स डेवलप होंगे। फिर उधर एक अलग भी क्रिटिक है डॉक्टर साहब। वो क्रिटिक ये है कि वो जो इकोनॉमिक जोन होंगे वो मजीद चाइना पे डिपेंडेंसी डेवलप करेंगे, तो एक सबजुकेशन से निकल के दूसरी सबजुकेशन में जाएंगे। आप कैसे देखते हैं नासिर शिराई साहब, मिडल ईस्ट में जो हमारी पॉलिसी, जो आपने बताया कि हम सबके सब्जुकेशन में साथ कैसे ताल्लुकात जाए? मैनेज करें? जी जी जी, हसन जबर साहब बताइए, फिर नासिर मैं के पास सर आता हूं। मैं आपकी बात का जवाब, सब्जुगेशन में नहीं जाएंगे। सब्जुगेशन में जितने जा चुके हैं उतने ही रहेंगे। यानी ये इससे नहीं सब्जुगेशन निकलेंगे, देखें, ये सब लेवल बराबर देखें, रहेगा हमारा। सब्जुगेशन जो है, सब्जुगेशन की डायनामिक्स भी है ना सर। उनकी आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट है चाइना की, आपने उसको यूटिलाइज करना है टू एम्प्लॉय योर ओन पीपल। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप कमा के देते हैं। देखिए, बिजनेस का जितनी मुझे समझ है, बिजनेसमैन के लिए कर्जा बुरी चीज नहीं होती। कर्जा उसके लिए बुरी चीज होती है जो लौटा ना सके वापस। अगर फर्ज करें कि मैं एक बिजनेस करता हूं और मेरी बिजनेस की टोटल जो है वो वैल्यू है ₹100, और मैं 200 का कर्ज ले लेता हूं आपसे, तो ये तो मेरी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी की अलामत है। बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आया हुआ पैसा वो आपके मुल्क पे बोझ नहीं होता। इनएबिलिटी टू पे बैक जो है प्रॉब्लम है। आप जो पैसा आईएमएफ से ले रहे हैं वो आप अपनी तनख्वाहें देने के लिए और जो भी आपके और मामलात हैं उसके लिए यूज कर रहे हैं। वो इन्वेस्ट होके रीजनरेट नहीं कर रहा वैल्यू को कि आप उसको पे बैक कर सकें। तो आईएमएफ का जितना पैसा आ रहा है वो कभी पे बैक नहीं हो सकेगा, बिकॉज वो किसी प्रोडक्टिव काम में तो लग नहीं रहा है। डेवलपमेंट के काम में लगने वाला पैसा भी पे बैक नहीं होता। सड़क बन गई, सड़क 5 साल बाद टूट जाएगी। आपने $5.5 बिलियन कमर्शियल बैंक से लोन उठा के चाइना के लाहौर की मेट्रो बना दी, $5.5 बिलियन की बनी थी। ठीक है, 5.8 बिलियन इफ आई राइटली रिमेम्बर दैट। वो 10 साल में पुरानी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। यही पैसा इकोनॉमिक जोन्स में लगा होता तो वहां फैक्ट्री लगती, फैक्ट्री के अंदर लोग एम्प्लॉय होते, एम्प्लॉयमेंट होके वहां से कुछ 4 पैसे जनरेट होते। वो थोड़े थोड़े पैसे, अगर 100 के ऊपर ₹20 कमाते तो 10 खुद रख लेते, 10 वापस लौट आते, पैसा भी वापस होता रहता, यहाँ पे काम भी चलता रहता। आपने गलत प्रोजेक्ट्स में वो पैसा लगा दिया, आपने ऑप्टिक्स में लगाया, एंड देयरफॉर यू आर नॉट एबल टू पे बैक। ये तो वैसे ही है, आप बैंक से कर्जा लें कारोबार के लिए, उससे घर बना ले, गाड़ी खरीद ले, अब उसको वापस कैसे करें?
डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। बड़ी इस पे डिबेट करने की जरूरत है। नासिर शिराई साहब, रिजवी साहब फरमाते थे आप मरहूम। कर ले डिबेट, मेरी तरफ से तो ये डिबेट क्लोज्ड है यहाँ। जी जी जी, नहीं आप ठीक डॉक्टर है, साहब, आपने बड़ा 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 एक अच्छा आर्गुमेंट दिया है। लेकिन मुझे रिजवी साहब की बात याद आ रही है कर्जा लौटाने के ऊपर। वो याद है आपको, उन्होंने कहा था कि कर्जा लौटाने के लिए उन्हें कह नहीं देते, वो अगर फिर भी मांगेगा वो और ही आ रहा है। तो नासिर ये शिराई बोलो, साहब मैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब फरमाते हैं कि कर्जे हंसना वो होता है जिसपे हंस के दिखा देते हैं बात। वो आप याद है, गालिब ने कहा था, गालिब ने कहा था, कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये कर्ज की मैं जो है ना, रंग नहीं लाती। अब मैं ये अर्ज करूं, मैं डॉक्टर साहब की बातों से बड़ी हद तक एग्री कर रहा हूं। मैं उसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने बयान करता हूं, और मैंने इस पे बहुत सारे जो इकोनॉमी के माहिरीन हैं उनके साथ भी बातचीत की है। एक तो आपको ये समझने की जरूरत है अभी, क्या हम टोटली पैरालाइज हो गए हैं, कोई रे ऑफ द होप नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे हमारे बहुत सारी जगहों पे काम फंसे हुए हैं, बहुत सारी जगहों के काम हमारे साथ भी हैं। क्या गल्फ कंट्रीज हमारे साथ अपने आप को वेल प्रोटेक्टेड फील नहीं करते? वो खुद तो ना इकोनॉमीज तो हैं, लेकिन वो खुद ज्योग्राफी नहीं है, वो खुद उनकी कोई आप कह लें कि पॉपुलेशंस नहीं है, उनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। सिर्फ पैसे से तो नहीं चीजें मैनेज होती, वो पैसे से तो पोस्टें खड़ी होती हैं। एक बात, पाकिस्तान उनको बहुत सारी चीजों से निकाल सकता है, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान की जो रीजनल लोकेशन है, क्या सिर्फ ये है कि ये चाइना की जरूरत है पाकिस्तान से सी पैक और ओबीआई का एक रूट निकालना, या ये टू वे ट्रैफिक है? पाकिस्तान के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जब इस तरह का चाइना से एक रूट निकलेगा तो पाकिस्तान उससे दसियों तरह के बेनिफिट्स हासिल कर सकता है। हमने अच्छा नेगोशिएट नहीं किया। हत्ता सी पैक के मामले में हमने आज तक बहुत सारी चीजें नेगोशिएट नहीं की। क्या हमने नेगोशिएट किया कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में पाकिस्तान का प्रैक्टिकल शेयर कितना होगा, हम अपनी कितनी फील्ड्स के अंदर अपने लोगों को डेवलप करेंगे? क्या हमने उनके साथ तय किया कि कितने किन किन फील्ड्स के लिए आप यहां से एक्सपोर्ट्स कर सकेंगे, और कौन सी फील्ड लाइक लेदर है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, पाकिस्तान ये जो मेडिसिन से रिलेटेड चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान टेक्सटाइल है, भाई इधर से चाइना की एक्सपोर्ट नहीं होगी, ये सिर्फ पाकिस्तानी रूट के लिए यूज होगा। आप अपनी एक्सपर्टीज को इन 10 फील्ड को पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए यूज करेंगे। हमने कहाँ नेगोशिएट किया? हमने सिर्फ ये नेगोशिएट किया कि भाई इसके बदले में मैंने लाहौर से इलेक्शन लड़ना होता है, मुझे वहां मेट्रो बना दो। हमने सी पैक से मेट्रो बना दी, और मेट्रो का अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि हमने उसके ऊपर फंडिंग भी खर्च की है, हमने उसके ऊपर एनुअल बजट भी खर्च करना है, और उससे सिर्फ हमने पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है। क्या वहां पर हमने बेसिक इकोनॉमी की जो जरूरियात होती है, या एक अगर आप सोशल ग्रोथ की बात कर लें, तो क्या हमने वहां पर ह्यूमन इंडेक्स डेवलप कर लिया है? क्या वहां पर हॉस्पिटल्स बेहतर हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है? क्या आयरनी वहां पर, ये है कि उससे पॉलिटिकल बेनिफिट भी नहीं मिला, सारी सीटें हार गए। वो भी नहीं। अब मैं दूसरी बात करता हूं, इकोनॉमी बेहतर होगी, सबसे पहले जो पाकिस्तान में रुकावट है, आप किसी भी बिजनेसमैन से मिलकर बैठे, मैं अभी एप्टमा के चेयरमैन से मिला, कई लोगों के साथ मिला, वो कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो एनर्जी की प्राइस है, इसके होते हुए डुएबल बिजनेस है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। आप कंपिटिटिव प्राइस पे कोई चीज बना ही नहीं सकते। आप मुझे बताएं, सबसे पहले आपको एनर्जी चीप करनी पड़ेगी। अमेरिका आपको चीप एनर्जी दे सकता है, अमेरिका यूरोप को दे सका है, अमेरिका जो है वो अपने अलाइज को चीप एनर्जी दे सका है, प्रोवाइड कर सका? नहीं कर सका। तो आपको अपना इंडिजिनस डिसीजन करना होगा, और अपने रीजनल जो आप कह लें कि जिससे आपका जमीनी रास्ता है, ईरान के साथ आप चीप एनर्जी लें और अमेरिका से वेवर लें, जो भी लें, इस अलायंस का कोई फायदा तो उठाएं। कि अमेरिका की आप मजबूरी है, तो आपकी भी तो कोई मजबूरी को रिजॉल्व करें, और आप कहेंगे जी हमें तो एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी को हाफ प्राइस पे लेके आना है। आज आप एनर्जी की प्राइस हाफ पे लेके आ जाएं, आपकी मईशत का पहिया यकदम घूमना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि लोगों के अखराजात 50% पे आ जाएंगे, और इंडस्ट्री को यकदम एक उम्मीद मिल जाएगी कि हम कंपिटिटिव प्राइस के ऊपर चीज पैदा कर सकते हैं, और लोगों के अपने खर्चे कम हो जाएंगे, वो कम प्राइसेस के ऊपर जॉब करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तीसरा एलिमेंट आप बयान कर रहा हूं, वो होता है लॉ एंड ऑर्डर के साथ।
आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। क्यों यूएई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, सऊदी अरब बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे? कोई अकल की बात है? ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करे जहां कल को आपकी फोर्सेस नहीं जा सकती। सऊदी अरब वहां आके जो है वो गवादर में अपनी रिफाइनरी लगाएगा और अपनी जो है वो इतनी मेगा इन्वेस्टमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो आपको $1 बिलियन जो है लेकिन वो दिए रखेंगे इसमें कि उसी को जो है वो नासिर आप। भाई, इसमें बात सुने ना, ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो तो क्लियर है, वो हमारा पैदा करदा तो नहीं है ना, वो तो भारत इन्वॉल्व है, इंडिया के थ्रू हो रहा है, इसराइल पीछे है, उसकी बारहा रिपोर्ट आ चुकी है, सिगार की आ चुकी है, यूनाइटेड नेशन की आ चुकी है, थिंक टैंक्स मुख्तलिफ जो है वो आ चुकी है, चीजें हमारे सामने हैं। और देखें, जहां पे दहशत गर्दी करवाई जाती है, टेरर फाइनेंसिंग करवाई जाती है, जिसकी फैटफ ने भी रिपोर्ट दी, उसको रोकना इतना आसान नहीं होता। ये तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, सक्सेसफुल हुए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और बाय द वे, इंडिया को कौन सी महारत हासिल है, उसने कौन सी अपने अंदर इलाकों में सुकून बर्पा किया हुआ है? तो मेरा ख्याल है ये तो हमारी तो नेग्लिजेंस नहीं है, ये तो बाहर से हो रहा है जिसको हम फाइट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं इस पे बिल्कुल ये काउंटर आर्गुमेंट दूंगा। दुश्मन का काम दुश्मनी करना है। हमारा काम है कि हम दुश्मन की दुश्मनी को बॉर्डर से बाहर रोकें, उसको अपने मुल्क में पेनिट्रेट ना करने दें। और उसके लिए सबसे ज्यादा आपको अपने अवाम के साथ इंटीग्रेट होने की जरूरत होती है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी उस तरह नहीं है। हमारे पॉलिसी मेकर्स और अवाम के दरमियान फासला है, और ये बदएतमादी ही असल में दुश्मन को पेनिट्रेट करने का मौका प्रोवाइड करती है। क्या उसका एक बलूचिस्तान और के अंदर पहलू लोग भी है। करते कि हमें जो है वो महरूम रखा गया? एहसास महरूमी नहीं है क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहां से आप जो है वो रेयर अर्थ निकाल रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि इसके अंदर आप 1% भी, अभी आप सैंडक उठाकर देख लें, सैंडक में 75% उनका, 50% जो है वो उनका है, और बाकी 50% में 25% प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, और 25% आपने फेडरल गवर्नमेंट का रखा है। लोकल लोगों को आपने क्या दिया है? आप जब खुद अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करेंगे तो फिर कैसे चीजें ठीक होगी? आप बात करें अमेरिका जैसा आपका कंट्री अलाई हो, तो अमेरिका के जरिए फिर मैनोवर करें ना, कि इस रीजन के अंदर जो अमेरिका के साथ रिलेटेड कंट्रीज हैं उनकी वजह से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उसको तो रोकवाने में रोल प्ले करें। तो अनफॉर्चुनेटली हम अपने पत्ते सही तौर पे प्ले नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी पावर का और अपनी रीजन का और अपनी सलाहियतों का भी अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दुश्मन का काम है दुश्मनी करना। बात का तो दुश्मनी आपके लिए ब्लेसिंग होती है। जब आपका कोई दुश्मन होता है तो आपको ग्रो करने का मौका मिलता है, चैलेंज होता है तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आप उनके दुश्मन नहीं है, अगर वो आपके दुश्मन है, हम भी तो उनके दुश्मन है। लेकिन मसला ये है कि थ्रेट हमारे यहां क्यों पेनिट्रेट किया है? इसका मतलब है जो वीक होता है, जिसकी डिफेंस शील्ड वीक होती है, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो बीमारी वहीं पे पेनिट्रेट करती है। हम अपनी इम्यूनिटी को क्यों डेवलप नहीं करते? नहीं, वैसे हमें अपना नासिर भाई, करना। इसका एक तारीखी पहलू है। देखें, इंडिया ने शुरू से लेकर आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपको एसेट्स वक्त पे नहीं दिए, आपके अंदर खलफशार पैदा किया, बांग्लादेश के चले अंदर डॉक्टर हमारे साहब, वो खिलाफ। जिनका जो सर दिल सुने चाहता है ना, वो सर करें। सुने, आर्ग्यूमेंट काउंटर, तो वो हमने किया, वो नेग्लिजेंस थी, मैं ये नहीं कह रहा, पूरा पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है, लेकिन देखें। 60s में वाला पाकिस्तान, ये जो बैकग्राउंड आप बयान कर रहे हैं, 60s के अशरे में हम अशरा तरक्की मना रहे थे, मलेशिया सर, पाकिस्तान में आ इसका रहा इसका एक पहलू और भी बयान कर देता हूं आपके लिए। पिछले साल था। में सिराज साहब, प्लीज सर। पिछले साल में गया वहां पे डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे। जी जी। तो अच्छा। वहां पे हमारे अकाबरीन भी आए हुए थे, वजीर खजाना, साबिक वजीर खजाना, उससे साबिक वजीर खजाना। तो दो चीजें ये वहां पे हाईलाइट हो रही थी सबकी गुफ्तगू में पाकिस्तान से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। एक तो ये कि हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हमारी यंग पॉपुलेशन है, हमारी लोकेशन है, पोटेंशियल हो रहा है। बहुत लोग इंपॉर्टेंट कहते हैं कि बात है। हमें कोई गर्ज नहीं है आपके पोटेंशियल से। अगर हम आज पैसा लेके आते हैं मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमें बताएं कि आपके पास एम्प्लॉयबल वर्क फोर्स कितनी है। ठीक है। हम उसे पोटेंशियल पोटेंशियल कोई चीज नहीं होती। पोटेंशियल के वो आके आपका पोटेंशियल डेवलप करें, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाए, वहां पे या कोई और इदारा बनाए, फिर लोगों को पहले स्किल सिखाएं, फिर वो अपनी फैक्ट्री में काम। नोबडी कोई करने ओके। वाला। तो ये पोटेंशियल इज अ नॉनसेंस टर्म। लेट्स स्टॉप यूजिंग इट, पोटेंशियल थिंग। नंबर टू, सिक्योरिटी का इशू यही। तो एक साहब ने वहां पे कहा, अमेरिकन थे, कि जी आप ये सिक्योरिटी का रोना रोना छोड़ दें,
आपके हालात मैक्सिको से ज्यादा बुरे नहीं है। अगर वहां मैसिव इन्वेस्टमेंट आ सकती है तो आप क्या, ये हमारी गवर्नमेंट्स ने सक्सेसिवली ये ये एक रॉन्ग आइडिया लोगों के दिमाग में डाल दिया। हमारे यहाँ सिक्योरिटी, हमारे वी हैव अ वास्ट कंट्री, लेट्स से खुदा न खास्ता कोई एक रिमोट एरिया के अंदर कोई इंसिडेंट होता है बलूचिस्तान में या केपी में या पंजाब में कहीं पे, हाउ डज इट अफेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कराची? हाउ डज इट अफेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सिबी फॉर एग्जाम्पल? ये लेट्स स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। इसलिए कि ये एक हमने एक ऐसा एक तासुर पैदा कर लिया है। इट इज अ कवर फॉर द इनएफिशिएंसी एंड इनकॉम्पिटेंस। यहां पे अगर आपने 32 इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए होते तो उसके साथ कोई सिक्योरिटी भी बनाते, जाहिर है उन इकोनॉमिक जोन्स के आसपास कोई प्राइवेट सिक्योरिटी होती, कोई सरकार की सिक्योरिटी होती, कुछ ऐसा होता। आपने कुछ किया ही नहीं। सऊदीज यहाँ पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? हम सऊदीया में क्यों इन्वेस्ट करें जाके? जी तुम्हारे तो रीजन में जंग लगी हुई हो, क्या पता कल इसराइल तुम्हारे यहाँ बम मारते। जितनी जगहों पे यूएई ने अपनी टांग फंसा ली है, जिस तरह के मामलात में वो उलझ गए हैं यमन में, कोई एक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई यूएई में हो जाए तो इनका तो सारा उजड़ के रह जाएगा। इनका जो ये सारा उन्होंने तमाशा लगा के रखा हुआ है, वहां पे एक थीम पार्क बनाया हुआ है दुबई को, कौन खरीदेगा वहां पे बिल्डिंग और फ्लैट? सो सिक्योरिटी इज नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक इशू। व्हाई डू वी हाईलाइट इट एज समथिंग दैट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक? सारी दुनिया का इशू है स्पेसिफिक। क्या लाहौर ज्यादा अनसेफ है न्यूयॉर्क या लंदन से? वहां तो आप रात को चल फिर नहीं सकते। लाहौर में तो रात के 2 बजे लड़कियां मोटरसाइकिलें चला रही। वी डोंट हैव दिस इशू, सो लेट्स नॉट इवन हाईलाइट इट। ये एक बेकार की बात, इतना हमने उसको दोहरा लिया एज इफ इट बिकम्स अ सॉलिड रियलिटी, ऑल्दो इट इज नॉट। ये एक नाकामी निकम्मेपन को छुपाने के लिए आपकी हुकूमतों ने ये बात की है, और ये इसके डॉक्टर उसके साहब पीछे और वेस्टेड आर्ग्यूमेंट इंटरेस्ट है। में, आपके आर्ग्यूमेंट में वजन है। अब चूंकि डिबेट लंबी हो गई है, एक एक जुमले में बताइए कि मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या सही कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है? स्टे आउट ऑफ इट। नासिर None शिराजी of my साहब, business. None of my business. I don't benefit from the Middle East. I have no business in it. I don't want to go there. Full stop. जी नासिर साहब। मैं ये समझता हूँ कि आप लाताल्लुक शायद नहीं रह सकते, क्योंकि आप एक तरफ लाताल्लुक होंगे तो चीजें आपके ऊपर बहरहाल कहीं ना कहीं से आती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस सारी कैफियत में अपना हाउस तो इन ऑर्डर करने की कोशिश करें ना। अब इतनी मुद्दत से जिस मिडिल ईस्ट के लिए हम जो है वो कुर्बान हुए जा रहे हैं, उस मिडिल ईस्ट ने पाकिस्तान के अंदर कहाँ इन्वेस्टमेंट की है? कोई एक इक्तिसादी जोन ही कोई डेवलप कर दें, कोई 4-8 फील्ड्स के अंदर ही पाकिस्तान को खड़ा कर दें, और कम से कम ये जो बाज प्रॉक्सीज हैं जिसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। हमारे ऊपर ही क्यों प्रेशर होता है कि आप जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं? ये प्रेशर इंडिया की तरफ क्यों नहीं जाता? उधर कन्वर्ज क्यों नहीं होता कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को प्रमोट करते हो? तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अपना हाउस इस सारी कैफियत में अपने लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए, लेकिन इररेलेवेंट नहीं रह सकता। पाकिस्तान को बहरहाल रेलेवेंट तो रहना पड़ेगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर हसन जफर साहब की भी, नासिर शिराजी साहब की भी। उसका लबे लुबाब कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान अच्छा प्ले कर रहा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, लेकिन हम बेनिफिट मुकम्मल तौर पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। और जिन पार्टनर्स को के हवाले से हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, उनका कोई खास किरदार पाकिस्तान की तरक्की और डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के हवाले से कुछ नजर नहीं आ रहा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा, जो कि इन ऑर्डर इस वक्त नहीं है। यही लबे लुबाब है इसका। इस पे अपनी कमेंट्स दीजिएगा। डॉक्टर हसन जफर भी नेशनलिस्ट हैं, नासिर शिराजी साहब भी नेशनलिस्ट हैं, और मैं ये समझता हूँ
कि ये अच्छी इस तरह की हेल्दी डिबेट्स होनी चाहिए, ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई होना चाहिए, कम अज कम एक एस्पेक्ट सामने आया है, हो सकता है इससे इसके हवाले से बेहतर जवाब हो हुकूमत के पास, उनकी तरफ से भी अगर कोई मौकफ आएगा तो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सरे दस्त ये ग्रे एरियाज हैं जिसे ओवरकम करने की जरूरत है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। डॉक्टर हसन जफर को, नासिर शिराजी को, मुझ नाचीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।